अगर हमें किसी समाज के इतिहास को समझना हो तो हम कहाँ देखते हैं? अक्सर हम राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों के रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। पर कभी-कभी किसी समाज की असली कहानी, उसकी सच्ची तस्वीर, उसके साहित्य में, उसकी कविताओं और व्यंग्य में छिपी होती है। आज हम एक ऐसे ही साहित्यकार की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। सोचिए, 11वीं सदी का एक कवि जिसने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने के लिए एक तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने अपनी कलम को एक हथियार बना लिया, समाज की बुराइयों पर चोट करने के लिए, वो भी मजाकिया अंदाज में। इनका नाम था क्षेमेंद्र। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर के इस कवि ने कैसे न सिर्फ बड़े बड़े महाकाव्यों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाया, बल्कि अपने समय के समाज की एक ऐसी सच्ची तस्वीर भी पेश की जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। क्षेमेंद्र को अक्सर एक बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है, कश्मीर का वोल्टेयर। अब ये सुनने में बहुत बड़ा टाइटल लगता है, लेकिन जब हम उनके काम को गहराई से देखते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल सही बैठता है। देखिए ये तुलना कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है क्षेमेंद्र, 11वीं सदी के कश्मीर में जो संस्कृत में व्यंग्य लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ उनसे लगभग 700 साल बाद 18वीं सदी के फ्रांस में वोल्टेयर हैं, जो अपनी तेज तर्रार बुद्धि से धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों के बीच सदियों का फासला है, लेकिन काम करने का तरीका और मकसद एक जैसा है, साहित्य को हथियार बनाकर अपने अपने समय का सच दुनिया के सामने लाना। लेकिन ये समझने के लिए कि क्षेमेंद्र इतने अनोखे क्यों थे, हमें थोड़ा पीछे जाकर उनके दौर और उनकी साहित्यिक विरासत को समझना होगा। वो अचानक से कहीं से नहीं आए थे। क्षेमेंद्र एक बहुत ही विशाल और पुरानी साहित्यिक परंपरा का हिस्सा थे। सोचिए, हजारों साल की परंपरा, वैदिक ग्रंथों से शुरू होकर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से गुजरते हुए और फिर कालिदास जैसे महान नाटकारों तक, संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर था। क्षेमेंद्र ने इस पूरी परंपरा का सम्मान किया, लेकिन वो सिर्फ उसे दोहराने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इसे एक नई और साहसी दिशा दी। और यही वो चीज है जो क्षेमेंद्र को सबसे अलग बनाती है। उनका सबसे बड़ा योगदान सिर्फ पुरानी कथाओं को फिर से सुनाना नहीं था। उनका असली कमाल तो साहित्य को एक आईने की तरह इस्तेमाल करना था। एक ऐसा आईना जिसमें उनके अपने जमाने की, उनके अपने समाज की असलियत साफ साफ दिखाई दे। वो जिस दौर में लिख रहे थे, यानी 11वीं सदी का कश्मीर, वो कोई शांत समय नहीं था। वो राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। राजा अनंत और उनके बेटे कलश के शासन में भ्रष्टाचार और नैतिक पतन हर तरफ फैला हुआ था, और क्षेमेंद्र ये सब चुपचाप देखने वालों में से नहीं थे। और जानते हैं, यही बात उन्हें एक महान कवि बनाती है। उनकी कविताएं या उनके व्यंग्य सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थे, वो उनके दिल से निकली हुई आवाज थीं। ऐसा लगता है कि वो अपने आसपास हो रहे शोषण और अन्याय को देखकर सचमुच दर्द महसूस करते थे, और उन्होंने उसी दर्द को अपनी कलम के जरिए दुनिया के सामने रख दिया। और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो किसी को नहीं बख्शा। उनकी व्यंग्य रचनाएं जैसे देशोपदेश और कला विलास में उन्होंने समाज के हर तबके की पोल खोली। भ्रष्ट सरकारी अफसर हों या पाखंडी संत, घमंडी अमीर हों या धोखेबाज व्यापारी, कोई भी उनकी तीखी कलम की मार से बच नहीं पाया। उनकी एक किताब नर्ममाला इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये उस समय के सरकारी अधिकारियों, खास तौर पर कायस्थों यानी क्लर्क्स और प्रशासकों के वर्ग पर एक जबरदस्त सटायर है। उन्होंने मजाक और कार्टून जैसे किरदारों का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि कैसे ताकतवर लोग आम जनता का फायदा उठाते हैं। ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, ये उस जमाने में एक बहुत ही हिम्मत का काम था। लेकिन रुकिए, अगर हम ये सोचें कि क्षेमेंद्र सिर्फ एक व्यंग्यकार थे तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, उनका व्यंग्य कमाल का था, लेकिन ये तो उनके साहित्यिक जीवन का सिर्फ एक पहलू था। असल में उनकी प्रतिभा इससे कहीं ज्यादा व्यापक थी। जरा इस नंबर को देखिए, 34। माना जाता है कि उन्होंने कम से कम 34 अलग अलग रचनाएं की, और दुख की बात यह है कि उनमें से आज हमारे पास सिर्फ 18 ही बची हैं। लेकिन ये संख्या ही अपने आप में उनकी मेहनत और उनकी अद्भुत प्रतिभा का सबूत है। और उनकी रेंज तो देखिए, कमाल है। एक तरफ वो रामायण मंजरी और महाभारत मंजरी लिखकर बड़े बड़े महाकाव्यों का सार आम लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो बृहत कथा मंजरी जैसे कथा संग्रह लिख रहे हैं।
इतना ही नहीं, औचित्य विचार चर्चा जैसे ग्रंथों में वो काव्य के सिद्धांतों पर लिख रहे हैं, और दर्पदलम में अहंकार जैसे नैतिक विषयों पर भी। वो सिर्फ एक व्यंग्यकार नहीं, बल्कि एक मुकम्मल साहित्यिक विद्वान थे। उन्होंने औचित्य के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। अब इसका आसान भाषा में मतलब है प्रोप्राइटी या हार्मनी, यानी कविता में हर चीज, चाहे वो शब्द हो, अलंकार हो या भाव हो, सब कुछ सही जगह पर, सही अनुपात में और सामंजस्य में होना चाहिए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं, बल्कि साहित्य की बारीकियों को समझने वाले एक गहरे विचारक भी थे। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर 11वीं सदी के एक कवि का काम आज हमारे लिए या इतिहासकारों के लिए इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि क्षेमेंद्र ने जो कुछ भी लिखा वो सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थी। उन्होंने अपने समाज का जो सजीव चित्र खींचा, उसकी पुष्टि हमें बाद में कल्हण जैसे इतिहासकारों के औपचारिक इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी में भी मिलती है। इस तरह क्षेमेंद्र की कविताएं और व्यंग्य सिर्फ साहित्य नहीं है जाते, बल्कि वो उस दौर के कश्मीर का एक जीता जागता ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं होता। अगर किसी समाज की आत्मा को, उसकी असलियत को समझना है, तो हमें उनके साहित्य में गोता लगाना ही होगा। उनकी कहानियां, उनकी कविताएं और हाँ, उनके चुटकुले और व्यंग्य भी पढ़ने होंगे। क्षेमेंद्र हमें यही सिखाते हैं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्षेमेंद्र ने अपनी कलम का इस्तेमाल अपने समय की सच्चाई को उजागर करने के लिए किया। तो जरा सोचिए, सदियों बाद जब इतिहासकार हमारे इस दौर को देखेंगे, तो हमारे आज के कवि, लेखक और व्यंग्यकार उन्हें हमारी दुनिया के बारे में क्या बता रहे होंगे? सोचने वाली बात है ना?